हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और अपवाह तंत्र का वर्गीकरण हमने वहाँ पर पढ़ा था। उसमें हमने उद्गम के आधार पर भारत का जो पूरा अपवाह था उसको दो तंत्रों में बांटा था। हिमालय अपवाह तंत्र यानी कि वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग पर्वतीय भागों से निकलती हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम हिमालय अपवाह तंत्र है उसकी सारी नदियों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हिमालय अपवाह तंत्र की, तो ये मुख्यतः 3 नदी तंत्रों से मिलकर बना है। हिमालय अपवाह तंत्र मुख्यतः 3 नदी तंत्रों से मिलकर बना है, और ये 3 नदी तंत्र कौन से हैं? सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इन दोनों के बीच में जो जल विभाजक है वो कौन सा है? मुख्यतः अम्बाला वाला पार्ट है। अम्बाला जो जल विभाजक है वो। उसके बाद तीसरा इसमें नदी तंत्र है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये तीनों नदी तंत्र मिलकर हिमालय अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। इसकी जो अधिकांशतः नदियां हैं इस हिमालय अपवाह तंत्र की, उनका उद्गम जो होता है वो तिब्बत हिमालय से होता है। अब हमें ये पता है कि तिब्बत हिमालय के दक्षिणी छोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर समानांतर रूप से 3 पर्वत श्रेणियाँ, एक महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय फैली हुई हैं। तो उन तीनों जो श्रेणियां हैं उनको काट कर ये नदियां भारत की तरफ आती हैं या भारत के मैदानी भागों में ये प्रवेश करती हैं। तो एक तरह से ये पूर्ववर्ती नदी तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी तंत्र क्या होता है? ऐसा कोई नदी तंत्र जिसका निर्माण या जिसका उद्भव उसके मार्ग में उत्थान से पहले ही हो गया हो, वो क्या कहलाएगी? पूर्व नदी तंत्र, पूर्ववर्ती नदी तंत्र। जैसे मान लो ये कोई नदी है, ठीक है। अब ये नदी बह रही है। अब इसके मार्ग में क्या हुआ? विवर्तनिक गतिविधियों के कारण यहाँ मान लो कोई पर्वत या पठार बन रहा है, यहाँ उसका उत्थान हो रहा है। अब उत्थान होगा तो यहाँ पहले से नदी बह रही है, तो ये तो है नहीं कि उत्थान है वो रातों रात हो जाता है। वो उत्थान है वो बहुत मंद गति से, बहुत क्रमिक रूप से, बहुत लंबे समय तक होता रहता है। उसमें हजारों साल एक तरह से लग जाते हैं। तो वो जब मंद गति से उत्थान होता है तो ये नदियाँ क्या करती हैं? उनको काटती रहती हैं। तो मान लो इधर से नदी आ रही है तो ये क्या करेगी? इसको काटती रहेगी। तो काटती रहेगी तो ये दोनों तरफ से तो उठता जाएगा, और बीच में क्या है? एक घाटी सी बनती जाएगी, और उससे क्या है? नदी बहती जाएगी। तो ये जो सारी नदियां हैं वो ऐसे ही इस तीनों जो श्रेणियां हैं उसमें घाटियों का निर्माण करती हैं, जिन्हें गोर्ज भी कई बार कहते हैं। तो ये पूर्ववर्ती नदी तंत्र होता है। ऐसा जो नदी तंत्र होता है वो क्या होगा? पूर्ववर्ती नदी तंत्र। यानी कि ये नदियाँ अपने मार्ग में उत्थान से पूर्व ही वहाँ पर बह रही होती हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो गोर्ज हैं, हिमालय में जो गोर्ज पाए जाते हैं, वो इनके पूर्ववर्ती नदी तंत्र का प्रकार होने की पुष्टि एक तरह से करते हैं। तो ये हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसका सामान्य परिचय था। अब हम सबसे पहले जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी नदियों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जो ये वीडियो लेक्चर है उसमें मैप पे और इन नदियों को आपको बताया जाएगा, जबकि इनकी जो डिटेल है, जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में आपके ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी है वो कैलाश जो श्रेणी है, कैलाश श्रेणी हमने पढ़ी थी जब हमने जो ट्रांस हिमालय पढ़ा था। वो ट्रांस हिमालय में जैसे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश, ये श्रेणियाँ हमने पढ़ी थी। उसमें एक क्या थी? कैलाश श्रेणी थी। उस कैलाश श्रेणी में एक बोखरचू नाम से हिमनद है। क्या है? बोखरचू नाम से एक हिमनद है। उस बोखरचू नाम के हिमनद से ये नदी निकलती है, और वो ये जो हिमनद है ये मानसरोवर झील के पास स्थित है। ठीक है, तो ये इसका जो सामान्य फैक्चुअल पार्ट है वो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। अब ये जो नदी है वो यहाँ से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, और ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये कौन सा है? तिब्बत का पार्ट है। तो तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? सिंगी खबाब। ठीक है,
तो ये नदी अपने उद्गम से जब पश्चिम की ओर बहती है जम्मू कश्मीर की तरफ, और पूरा का पूरा जो तिब्बत का इसका पार्ट है उसे क्या कहते हैं, सिंगी खबाब यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है। फिर ये नदी है वो कश्मीर में प्रवेश करती है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, लद्दाख का पार्ट है। तो ये लद्दाख में प्रवेश करती है, और यहाँ पर लद्दाख और जांस्कर जो श्रेणियाँ हैं उनके बीच से ये प्रवाहित होती है। तो किन श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, लद्दाख और जांस्कर श्रेणियों के बीच से ये प्रवाहित होती है। और यहाँ पर दो नदियाँ, एक तो ये इधर से श्योक नदी है, और श्योक नदी की सहायक क्या है, नुब्रा नदी। नुब्रा एक ग्लेशियर भी है। तो श्योक नदी यहाँ पर आके मिलती है दाएं किनारे से, और जांस्कर नदी यहाँ आके मिलती है बाएं किनारे से। तो दो नदियाँ इस लद्दाख वाले पार्ट में इसकी सहायक नदियाँ हैं, श्योक और जांस्कर। और यहीं पर ये जांस्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच से बहती है। फिर आगे ये जाती है, और आगे यहाँ पर ये एक गोर्ज का निर्माण करती है। जब ये नंगा पर्वत के पास जाती है तो वहाँ पर ये एक गोर्ज का निर्माण करती है। और फिर ये यहाँ पर गिलगित नदी है वो इसकी सहायक नदी है। आगे ये जाती है तब इसमें ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से चल के ये पाकिस्तान में एक काबुल नदी है वो इसमें मिलती है। और फिर आगे जब ये मिठान कोट, ये यहाँ क्या है, एक जगह है जिसका नाम है मिठान कोट। उस मिठान कोट में इसमें पंच नदों का जल आकर मिलता है, पंच नदों का जल आकर मिलता है। अब ये पंचनद में 5 नदियां हैं, वो कौन कौन सी है, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास। इन 5 नदियों का जल आकर मिठानकोट में इस नदी में मिलता है, और यहाँ से ये आगे जाकर कराची में जो अरब सागर है उसमें, कराची के पास अरब सागर में इसका मुहाना है। तो ये पूरी की पूरी सिंधु नदी है जो लगभग 2880 किलोमीटर में 2880 किलोमीटर लंबी है पूरी, अपने उद्गम से यहाँ जो अरब सागर है वहाँ तक ये 2880 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 709 किलोमीटर का जो भाग है वो इसका भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य और जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, आजकल तो जम्मू कश्मीर भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे ये भारत से गुजरती है। तो ये सिंधु नदी है। अब इसमें जो पंचनद नदियाँ गिरती हैं मिठानकोट में, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें सबसे जो पहली नदी है वो कौन सी है, झेलम नदी। अब झेलम नदी है ये एक बैरीनाग नामक झरना है, ये झेलम नदी है, ये एक झरना है, कौन सा, बैरीनाग। ये बैरीनाग नामक झरने से निकलती है, और यहाँ से ये आप देखोगे यहाँ एक क्या है, झील है, और ये कौन सी झील है, वुल्लर झील है। तो ये वुल्लर झील से गुजरती है, वुल्लर झील से गुजरती है, और वुल्लर झील से होती हुई और कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी जहाँ पर श्रीनगर स्थित है, कश्मीर घाटी से ये गुजरती है। और कश्मीर घाटी से गुजरकर ये आगे जब जाती है तो किशन गंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है। ये आप यहाँ देखोगे ये कौन सी है, किशन गंगा। ये कौन सी नदी है, किशन गंगा। तो ये इसकी सहायक नदी है। और उसके आगे जब ये जाती है तो ये नदी लगभग 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है, और आगे चलकर ये नदी किस में मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। तो बैरीनाग से निकलकर चेनाब तक वुल्लर झील से गुजरती है और किशन गंगा का जल अपने में समाहित करती है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ये कौन सी नदी थी, झेलम नदी। अब इसके बाद जो नदी आती है वो कौन सी है, चेनाब नदी। तो जो चेनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बारालाचा दर्रा, उसके पास 2 नदियों के मिलने से बनती है, और वो 2 नदियाँ कौन सी है, चंद्रा और भागा। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास चंद्रा और भागा दोनों नदियों के मिलने से
ये जो चेनाब नदी है ये मिलती है। ये आप यहाँ पर देखोगे तो ये चेनाब नदी यहाँ पर बनती है और यहाँ से ये नदी आगे चलती है और लगभग 1180 किलोमीटर, लगभग 1180 किलोमीटर बहकर ये किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी थी? चेनाब नदी। चेनाब के बाद जो नदी आती है वो कौन सी है? रावी नदी। रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से ये रावी नदी है वो निकलती है और लगभग 725 किलोमीटर बहकर ये चेनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ देखोगे चेनाब में, और ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इसके बाद जो नदी है वो है व्यास नदी। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है और ये जो निकलती है वो व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास एक कुंड है, कौन सा? व्यास कुंड। उस व्यास कुंड से ये नदी निकलती है और ये लगभग 460 किलोमीटर बहकर कहाँ मिलती है व्यास नदी? यहाँ पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। और इन दोनों के जो संगम है इन दोनों का, वहाँ पर एक बैराज का निर्माण किया है। उस बैराज का क्या नाम है? हरिके बैराज। बैराज सिंचाई उद्देश्यों के लिए जो बांध बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं, हरिके बैराज। और राजस्थान के लिए ये हरिके बैराज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण नहर है वो यहीं से निकाली गई है। तो वो आपको देखना है कि कहाँ से निकाली है और कौन सी नहर निकाली है। तो व्यास नदी है वो सतलुज नदी में हरिके बैराज में आके मिल जाती है और ये वाला इलाका है वो कौन से ज़िले में? फिरोज़पुर जो है उसमें है। अब जो लास्ट नदी आती है सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी जो है वो कौन सी है? सतलुज नदी। और ये जो सतलुज नदी है ये एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, यानी कि हिमालय के बनने से पहले से ये नदी यहाँ पर बह रही है। तो ये नदी है वो भी जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, उसके पास एक राक्षस ताल नामक झील है, वहाँ से ये सतलुज नदी है वो निकलती है और वहाँ से ये बहती हुई जो तिब्बत के पार्ट में बहती है वहाँ पर इसे लांग चैन खाब कहते हैं। लांग चैन खबाब कहते हैं। तो सिंगी खबाब किसको कहते हैं? सिंधु नदी को। और लांग चैन खबाब तिब्बत के एरिया में किसको कहते हैं? सतलुज नदी को। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर ये नदी यहाँ तिब्बत के पार्ट में राक्षस ताल झील से निकलकर लांगचैन खबाब नाम से बहती हुई ये जो सीमाई भाग है, सीमावर्ती भाग है भारत का, ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल में एक दर्रा है यहाँ पे जिसका नाम है सीप किला दर्रा। तो सीप किला दर्रे से ये कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है और फिर ये फिरोज़पुर से फाजिल्का तक भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है। तो ये नदी भी कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है और बाद में ये किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। तो ये जो पंचनद हैं उनमें किस किस को हम शामिल करेंगे? सतलुज, व्यास, किसको? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और ये सारी किस में मिलती हैं? चेनाब में मिलती हैं। और चेनाब अंततः मिठानकोट में किससे मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मुख्य आपका कौन सा था? सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र को इस मैप में आपको याद करना है और बाकी जो इसका एक तरह से नोट्स हैं वो आपको हम दे ही देंगे। अब इसके बाद जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में हम सबसे पहले पंच प्रयागों की बात करेंगे। तो गंगा नदी है वो सबसे पहली बात तो गंगोत्री ये है। और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। और इधर से ये बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकल के आती है। कौन सी? अलकनंदा। और ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं।
ध्यान रखना है, गंगोत्री से भागीरथी नदी आती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आती है और ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। और इसी से, इस देवप्रयाग से आगे ही इन दोनों की जो सम्मिलित शाखा है उसको क्या कहते हैं, गंगा। तो देवप्रयाग के बाद ही ये नदी क्या कहलाती है, गंगा। उससे पहले गंगा नहीं कहलाती। उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये हम देख चुके हैं कि गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और केदारनाथ से ये मंदाकिनी नदी निकलती है। और ये मंदाकिनी नदी है वो इस अलकनंदा नदी में कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। और इधर से ये पिंडार गंगा निकल के आती है, ये कर्णप्रयाग में मिलती है। और ये नंदाकिनी जो नदी है ये नंदप्रयाग में मिलती है, किससे, अलकनंदा नदी से। और ये धौली गंगा नदी है और ये विष्णु प्रयाग में किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से। तो अलकनंदा नदी है उसका आपको ध्यान रखना है कि वो बद्रीनाथ से निकलती है, विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा मिल जाती है, नंद प्रयाग पर ये जो मंदाकिनी नदी है वो मिल जाती है, और कर्ण प्रयाग पर पिंडार गंगा मिल जाती है, और रुद्र प्रयाग पर उसमें मंदाकिनी मिल जाती है, और देव प्रयाग पर ये अलकनंदा नदी है वो किससे मिल जाती है, भागीरथी नदी से मिल जाती है। और उसके बाद ये जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, गंगा नदी। यानी कि देव प्रयाग के बाद इसको क्या कहेंगे, गंगा नदी कहेंगे। तो ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब इसके आगे की जो गंगा नदी है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारे किसके किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे हैं। तो ये गंगा नदी है उसकी मेन शाखा है वो आ रही है। अब इसके बाएं किनारे से जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा और ये गंडक, कोसी और महानंदा। ये मुख्य नदियां हैं जिनके आपको नाम याद करने हैं। कौन सी है, रामगंगा, गोमती, ये घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये कौन से किनारे की हैं, बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। दाएं किनारे की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो दाएं किनारे की सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है वो तो यमुनोत्री से निकल के आती है, और वो कौन सी है, यमुना नदी। वो कौन सी है, यमुना नदी। और जो इलाहाबाद में जो प्रयाग है वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ये जो टोंस नदी है वो आती है, सोन नदी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद ये जो दामोदर नदी है वो महत्वपूर्ण है। ये इसके दाएं किनारे की सहायक नदियाँ, किसकी, गंगा नदी के दाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं। अब ये जो गंगा नदी है ये जो ये हरिद्वार है, इस हरिद्वार के बाद किस में आती है, मैदानी भागों में आती है। तो हरिद्वार के बाद ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल में इस पे ये फरक्का बैराज बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में क्या बनाया है, फरक्का बैराज बनाया है। इस फरक्का बैराज के बाद क्या है, ये नदी दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ दो शब्द हैं, एक तो सहायक नदी है और एक क्या है, वितरिका है। ठीक है, सहायक नदी, मुख्य नदी में जो नदियाँ जल लाकर डालती हैं उन्हें क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे। जबकि वितरिका क्या होती है, जब नदी अपने मुहाने के पास होती है तो क्या होता है कि उसका ढाल बहुत ही ज़्यादा मंद हो जाता है, तो वो जल को एक साथ प्रवाहित नहीं कर पाती। इसलिए जब वो अपने मुहाने के पास जाएगी तो अपनी जो शाखाएं हैं वो उससे कुछ शाखाएं निकल जाएंगी। ठीक है, तो वो सागर में ऐसे कई शाखाओं के रूप में मिलती है। तो ये जो शाखाएं हैं ये इसकी क्या कहलाएंगी, वितरिकाएं। और यहाँ इसमें जो शाखाएं ऊपर जो इसका ऊपरी भाग है उसमें जो शाखाएं इसमें जल लाकर डालती हैं वो इसकी सहायक नदी कहलाएंगी। जबकि इसके डेल्टाई भाग में इसके मुख्य भाग से कुछ शाखाएं निकल जाती हैं और वो स्वतंत्र रूप से एक तरह से समुद्र में जल डालती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, वितरिकाएं कहेंगे। तो फरक्का जो बैराज है उसके बाद क्या है कि ये नदी दो वितरिकाओं में मुख्यतः बंट जाती है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है, हुगली नदी कहलाता है, और एक पूर्वी भाग है वो वापस क्या कहलाता है, भागीरथी नदी कहलाता है। जब ये गंगा नदी
बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसमें भारत की एक और प्रमुख नदी है वो आकर मिलती है, और वो प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा जब सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है, जो धार्मिक सौहार्द की बात की जाती है, तब क्या कहा जाता है कि भारत है वो गंगा जमुनी तहजीब का क्या है? केंद्र है। ये गंगा जमुनी तहजीब एक तरह से क्या है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक जैसे रीति रिवाजों को वो फॉलो करते हैं, अलग अलग मतों को मानने के बावजूद। तो ये पूरा का पूरा जो गंगा नदी वाला इलाका है और जमुना नदी वाला इलाका है, तो जमुना नदी थी वो बांग्लादेश, और बांग्लादेश उस टाइम आज़ादी से पहले की बात, तो वहाँ पर कुछ कुछ जो भाग थे वो मुस्लिम डोमिनेंस वाले थे, और गंगा नदी वाला भाग था वो किसका डोमिनेंस था वहाँ पर? हिंदुओं का। इसीलिए इसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या कहते हैं? जमुना, बांग्लादेश में। तो जमुना है वो जमुना में ये नदी मिलती है, गंगा नदी, और इनमें एक तीसरी नदी मेघना नदी भी आकर मिल जाती है, और वहाँ ये भारत के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं। तो गंगा नदी है ये लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और ये गंगोत्री से निकलकर यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ तक लगभग क्या है? 2525 किलोमीटर लंबी है। तो ये गंगा नदी की मुख्यतः बात थी। अब गंगा नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियों की हम बात करें तो इसके बाएं किनारे की सबसे जो प्रमुख सहायक नदी, सबसे पहली जो सहायक नदी है वो रामगंगा है। और रामगंगा है वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से ये निकलती है, और कन्नौज के नज़दीक ये गंगा नदी में मिल जाती है। लगभग 600 किलोमीटर ये क्या है? लंबी है। इसके बाद जो दूसरी मुख्य नदी है वो क्या है? घाघरा नदी। अब ये जो घाघरा नदी है इसका उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है। ये बहुत ऊपर से निकल के आती है। यहाँ आप देखोगे तो ये ट्रांस हिमालय से निकल कर घाघरा नदी आती है। इसका एक और नाम है वो कौन सा है? शारदा नदी। तो ये शारदा नदी ही बाद में क्या बन जाती है? घाघरा नदी बन जाती है। और ये पटना के नज़दीक, पटना से कुछ पहले गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल में इस नदी का कुछ भाग है उसको क्या कहते हैं? कर्णाली नदी भी कहते हैं। तो ये छपरा के नज़दीक इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। और एक इसकी सहायक नदी है सरयू। घाघरा नदी की एक सहायक नदी है सरयू। तो सरयू नदी है उसी के किनारे कौन सा जो भारत का मुख्य धार्मिक स्थल है वो बसा हुआ है, अयोध्या। तो वो किसके किनारे बसा हुआ है? सरयू। और सरयू किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की। तो ये आपको याद रखना है। ये अगर ऑब्जेक्टिव आप फ़िलहाल किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या फ़िलहाल चर्चा में है। इसके बाद इसकी सहायक नदी है वो है गंडक नदी। और गंडक नदी नेपाल से निकल कर आती है और यहाँ पटना से कुछ आगे ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी है। तो ये जो कोसी नदी है ये एक तरह से 7 धाराओं का, 7 नदियों का समूह है। जो इसकी मुख्य नदी है उसका नाम अरुण नदी है। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण नदी कहते हैं। और ये एक तरह से हिमनदों से भी जल प्राप्त करती है और वर्षा से भी जल प्राप्त करती है। तो ये जो कोसी नदी है ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो बायां किनारा है गंगा नदी का, उसकी जो लास्ट सहायक नदी है वो कौन सी है? महानंदा नदी। और ये जो महानंदा नदी है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं भारत के? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की जो चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है। उस चाय का जो स्वाद या जो महक है वो बहुत ही शानदार है। तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली अंतिम नदी
ये है। अब अगर इसके बाएं इसके जो दायां किनारा है उसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो उसमें सबसे जो पहली नदी है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और वहाँ पर जो बंदरपूंछ पहाड़ियाँ हैं उनसे ये नदी निकलती है और मथुरा और आगरा से होते हुए लगभग 1376 किलोमीटर लंबी ये नदी इलाहाबाद में प्रयाग में ये नदी क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब इस इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया? प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में चंबल नदी मिलती है। चंबल में राजस्थान की मुख्य नदी बनास नदी में मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंबल नदी निकलती तो प्रायद्वीपीय भारत से है लेकिन यमुना नदी में मिलके वो हिमालय जो अपवाद अंतर है उसका हिस्सा एक तरह से बन जाती है। तो जो चंबल नदी है वो आप देखोगे तो ये यहाँ से ये चंबल नदी है। ये मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियाँ वहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। इसमें बनास मिलती है, काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है और ये यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा के नज़दीक यमुना नदी में मिल जाती है। फिर दाएं किनारे की एक और प्रमुख सहायक नदी है वो है सोन नदी। ये सोन नदी है वो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियों से अन्य नदियाँ जो निकलती हैं वो नर्मदा और महानदी। तो ये अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है वो कौन सी है? रिहंद नदी। रिहंद नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा एक कोयल नदी है वो भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। इसके बाद जो दाएं किनारे की एक और सहायक नदी है वो है दामोदर। और दामोदर नदी है वो वैसे हुगली नदी में जाके मिलती है। तो दामोदर है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यहाँ से एक रिफ्ट घाटी में ये बहती है। अब यहाँ आप यही याद रखिए कि ये दामोदर नदी है वो एक रिफ्ट घाटी में बहती है। जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि रिफ्ट घाटी क्या होती है। तो ये रिफ्ट घाटी में बहती है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि भारत की कौन सी नदियां हैं या नदियों का समूह है जो रिफ्ट घाटी में बहता है। फिर आपको 2-3 नदियों का नाम दे देंगे, उनमें से आपको सही चूज करना है। तो दामोदर नदी है वो रिफ्ट घाटी में बहती है और ये दामोदर नदी है उसमें भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी पहले। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल है उसका शोक इसे कहा जाता है। तो एक तो बिहार का शोक है, एक पश्चिम बंगाल का शोक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो अगला नदी तंत्र है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी हमें पता है कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार तिब्बत की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं से ये नदी निकलती है। कैलाश श्रेणी है उसके पास एक चेमांग युंगडुंग, आप याद करिए ये नाम, चेमांग युंगडुंग। चेमांग युंगडुंग एक हिमनद है, उससे ये नदी है वो निकलती है और लगभग 2900 किलोमीटर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में ये नदी अपने उद्गम से, तिब्बत में चेमांग युंगडुंग जो जगह है वहाँ से ये नदी निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद ये नदी कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहती है और निकलती कहाँ से है? चेमांग युंगडुंग से निकलती है। चेमांग युंगडुंग से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। तो यहाँ पर ये जो नदी है इसको सांगपो कहते हैं। ये भी आपको नाम याद रखना है। तो इसको क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। कहाँ? तिब्बत में। तो तिब्बत में एक तो किसका नाम? सिंधु का नाम, एक सतलुज का नाम और एक ब्रह्मपुत्र का नाम, ये आपको याद रखने हैं। इसको क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। फिर ये नामचा बरुआ पर्वत आता है ये यहाँ पर, और नामचा बरुआ पर्वत के पास ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जब ये प्रवेश करती है तब इसको दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है। दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है।
ठीक है। इसके बाद ये सदिया जो जगह है, ये आप देखोगे ये क्या है, सदिया जगह। इस सदिया से आगे इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और ये सदिया से आगे की तरफ जब जाएगी तो धुबरी तक ये जाएगी, वहाँ तक ये देखिए, ये धुबरी से ये पश्चिम बंगाल में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये वाला पूरा जो इलाका है सदिया से धुबरी तक, ये पूरा असम जो राज्य है भारत का उसमें स्थित है। तो सदिया से आगे ये क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और यहाँ दिबांग, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, लोहित, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। और ये जो नदी है वो बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ अवसाद लेकर चलती है, और इसी कारण कई नदी द्वीपों का ये निर्माण करती है। तो जब आपको जो पूर्वी भारत के मैदान पढ़ाए थे, या ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान पढ़ाया था, उस टाइम भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये नदी है वो बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ अवसाद लेकर चलने के कारण नदी द्वीपों का निर्माण करती है। और इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो स्थित है, और उसका नाम क्या है, माजुली। माजुली जो नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बांग्लादेश में ये नदी है, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये आगे गंगा नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो हिमालय की नदियाँ हैं, ये हिमालय के नदी तंत्र है, उनका वर्णन था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।